ओके चलो स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर नंबर 5 जो है ऑर्गेनाइजिंग। चैप्टर बहुत इजी है लेकिन अगर आप समझोगे तो, वरना आपको सबको पता है कि जब हम अगर समझे नहीं तो पूरा चैप्टर हमारे लिए डिफिकल्टी होता है, लेकिन अगर जो समझना चाहता है उसके लिए चैप्टर बहुत 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 इजी है। इतना इजी कि आपने शायद एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा, इतना इजी है। चलिए देख लेते हैं कितना इजी है और कितना इसमें से कैप्चर करते हो और कैप्चर करने के बाद उसे कितना अप्लाई करते हो। वैसे हम तो वेट कर रहे थे स्कूल ओपन होने के लिए, लेकिन अभी तो केसेस बढ़ रहे हैं तो चांसेस कम है, कब होगे पता नहीं। लेकिन छोड़ो, अब वो डिस्कशन करने से कोई बेनिफिट नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग का मीनिंग क्या होता है एग्जैक्टली? वैसे तो हमने चैप्टर नंबर 1 में देख लिया था, लेकिन फिर भी तो ऑर्गेनाइजिंग का मीनिंग क्या होता है हमें फिर से एक बार डिस्कस करना होगा और डिटेल में करना होगा। ये चैप्टर पूरा है। तो वैसे ऑर्गेनाइजिंग का जो सिंपल बहुत इजी मीनिंग में बताना चाहता हूँ अगर आपको, तो वो है कि आइडेंटिफाइंग एंड ग्रुपिंग द डिफरेंट एक्टिविटीज इन द ऑर्गेनाइजेशन। ये आपका पहला स्टेप होगा। आपको करना क्या होगा कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में आपको कितनी एक्टिविटी करनी है पहले वो आपको आइडेंटिफाई करनी है, ठीक है? क्योंकि आपका ऑर्गेनाइजेशन से आपने जो ऑब्जेक्टिव डिसाइड किया उससे आपको पता होगा कि आपको कितनी एक्टिविटी करनी होगी जिससे आपका गोल अचीव हो सके, ठीक है? तो आपको ऐसे एक्टिविटीज आइडेंटिफाई करनी है जो आपके गोल को ऑब्जेक्टिव करने के लिए जरूरी है। उसके बाद आप क्या करोगे? ग्रुपिंग डिफरेंट एक्टिविटीज, और उसके बाद आप उस एक्टिविटीज का ग्रुप बनाओगे। अब चलो, हमने सुना होगा इंसान का ग्रुप तो बनता है, एक्टिविटी का ग्रुप कैसे बनेगा? तो सिंपल सी बात है, ग्रुपिंग का मतलब आपको तो करना क्या है कि जो सिमिलर एक्टिविटीज है उन सिमिलर एक्टिविटीज का ग्रुप बनाना है। फॉर एग्जांपल, ये प्रोडक्शन की जितने भी एक्टिविटीज है, रॉ मटेरियल परचेस करना, मशीनरी फिक्स करना, टाइम सेट करना, तो ये सारे प्रोडक्शन की एक्टिविटीज है, ठीक है? सो ये सारे एक डिपार्टमेंट से अगर सिमिलर एक्टिविटीज है तो उसे क्या बनाओ? उसका ग्रुप बनाओ। ऐसे मार्केटिंग की एक्टिविटीज का ग्रुप बनाओ, सेल्स की एक्टिविटी का एक ग्रुप बनाओ। तो ऐसे आपको करना क्या है? सबसे पहले एक्टिविटी को आइडेंटिफाई करो, उसके बाद उस एक्टिविटी को आप ग्रुपिंग करो। देन नेक्स्ट अब क्या करेंगे हम? अब हम करेंगे ब्रिंगिंग टुगेदर द फिजिकल, फाइनेंशियल एंड ह्यूमन रिसोर्स टू एस्टेब्लिश मोस्ट प्रोडक्टिव रिलेशनशिप फॉर द अचीवमेंट ऑफ स्पेसिफिक गोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो ये हमारा होगा सेकंड स्टेप। और सेकंड स्टेप क्या करना है हमें कि जो सारी एक्टिविटीज करने के लिए जो रिसोर्सेज चाहिए वो सारे रिसोर्सेज को हम इकट्ठे करेंगे, ठीक है? सारी जो एक्टिविटी करने के लिए हमें रिसोर्सेज चाहिए वो सारे रिसोर्सेज हम क्या करेंगे? इकट्ठे करेंगे। फॉर एग्जांपल, हमें फिजिकल रिसोर्सेज चाहिए, ठीक है? हमें ह्यूमन रिसोर्सेज चाहिए, हमें फाइनेंशियल रिसोर्सेज चाहिए। तो सारे रिसोर्सेज को हम लाएंगे ताकि हमने जो गोल डिसाइड किया है वो गोल हम अचीव कर सके। तो इसी चीज को बोला जाता है ऑर्गेनाइजिंग। सो आई थिंक जो डिफाइन है अब तो डिफिकल्ट नहीं ही है। एक ही मिनट, हाँ 1 मिनट, हेलो। ओके, सो ऑर्गेनाइजिंग का मीनिंग तो यहाँ पर क्लियर हो गया कि सबसे पहले आपको क्या करना है? एक्टिविटीज को आइडेंटिफाई करो, उसका ग्रुप बनाओ। एक्टिविटीज आइडेंटिफाई, उसका ग्रुप हो जाने के बाद वो एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए आपको 3 टाइप के रिसोर्स चाहिए। एंड विच वन? फिजिकल, फाइनेंशियल एंड ह्यूमन। ये सारे रिसोर्सेस लेकर आओ ताकि आपने जो गोल डिसाइड किया है वो गोल, स्पेसिफिक जो गोल आपने डिसाइड किया है वो आराम से आप उसे अचीव कर सको। सो इट कैन बी कॉल्ड एन ऑर्गेनाइजिंग। इसे आप ऑर्गेनाइजिंग बोल सकते हैं। अब बाकी तो बहुत सारे लोगों ने इसकी डिफाइन दी है, लेकिन वो सारी डिफाइन से बेटर जो हमने अभी ऊपर डिस्कस की वो बहुत ही अच्छी है। तो इन तीनों में आपको माइंड लगाने की कोई जरूरत नहीं, बहुत ही इजी तरीके से आप उसे याद रख पाओगे जो ऊपर वाली डिफाइन है वो, ठीक है? चलो, ये तो डिफाइन की बात हो गई, डिफाइन तो बहुत इजीली हो गई। अब हमें आगे देखना है कि उस ऑर्गेनाइजिंग की प्रोसेस कैसे होती है, पूरा ऑर्गेनाइजेशन कैसे चलता है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी बिजनेस में कैसे पूरी ऑर्गेनाइजिंग की एक्टिविटी परफॉर्म की जाती है, ठीक है? तो चलिए अब वो देखते हैं कि कैसे ऑर्गेनाइजिंग होता है। एक ही मिनट वेट कीजिएगा, 1 मिनट। ओके, तो उसके लिए आपको 4 स्टेप फॉलो करने होंगे और 4 स्टेप को फॉलो करने के बाद
आप पूरे ऑर्गेनाइजिंग की एक्टिविटी को परफॉर्म कर पाओगे। और वो 4 स्टेप्स कौन से हैं? सब फर्स्ट वाला है आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क, जो कि हमने डिफाइन में देख लिया कि सबसे पहले आप वर्क को आइडेंटिफाई करो, एक्टिविटीज को आइडेंटिफाई करो, फिर उसे अलग अलग ग्रुप में डिवाइड करो। तो वो तो फर्स्ट स्टेप हमने डिफाइन में ही देख लिया। सेकंड स्टेप था ग्रुपिंग द जॉब्स एंड डिपार्टमेंटलाइजेशन। जो एक्टिविटीज हमने आइडेंटिफाई की है उसे ग्रुप में डिवाइड करो और उसे अलग अलग डिपार्टमेंट में अलोकेट करो। फिर थर्ड स्टेप हमारा क्या रहेगा? असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज। आपने क्या किया सेकंड स्टेप में? सारे वर्क को अलग अलग ग्रुप में डिवाइड तो कर दिया, फिर सबको क्या कर दिया? अलग अलग डिपार्टमेंट में काम पे रख दिया। अब जो अलग अलग डिपार्टमेंट में हमने लोगों को काम पे रखा है उन लोगों को आपको ड्यूटीज असाइन करनी है। जिन लोगों को जैसी पोजीशन पे रखा है उस पोजीशन के लिए उसे काम असाइन करना है। और लास्ट स्टेप आप में क्या करोगे? एस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। आप एक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करोगे, और वो कौन सी रिलेशनशिप? कि वो इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वो, कौन किसे आंसर देगा, किसके पास कितनी अथॉरिटी होगी, किसके पास कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, ठीक है, वो डिसाइड करने, यानी वो हो गया हमारा फोर्थ स्टेप। वो सारे स्टेप हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन मैंने आपको ओवरव्यू दिया उसका। एक और चीज मैंने आपको बार बार बताई थी, वो चीज, अगर आपको एग्जाम में कोई भी प्रोसेस पूछी जाए तो आपको क्या ध्यान में रखना होगा? किसी को याद है? जब भी मैंने बताया था कि कोई भी क्वेश्चन प्रोसेस वाला पूछा जाए तो आपको क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी होगी? कोई भी प्रोसेस वाला क्वेश्चन किसी को याद नहीं? वेरी गुड, एज एक्सपेक्टेड। या सॉरी, स्टेप वाइज याद रखना होगा। यस, आपको सारे जो स्टेप है वो लाइन में ही लिखने होंगे। एक भी स्टेप आप मिसिंग भी नहीं कर सकते हैं, ना तो आप स्टेप ऊपर नीचे कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आप अगर फर्स्ट फ्लोर पे जाना है तो आपको पहले फर्स्ट स्टेप, फिर सेकंड स्टेप, फिर थर्ड स्टेप, ऐसे ही छोड़ते जाओगे, ऐसा तो करोगे नहीं आप। पहले फोर्थ स्टेप पे पैर रखो, फिर उसके बाद सेकंड स्टेप पे, फिर सिक्स स्टेप पे, फिर थर्ड स्टेप पे, ऐसा तो नहीं करते। सेम थिंग यहाँ पर यूज करने के, जब भी आपको कोई प्रोसेस वाला क्वेश्चन पूछा जाए आपको सभी स्टेप कंपलसरी लिखने हैं। एक भी स्टेप आगे पीछे नहीं होना चाहिए और एक स्टेप भी मिसिंग नहीं होना चाहिए, ओके। तब जाकर प्रोसेस वाला क्वेश्चन 100% आपका राइट कहलाएगा। तो चलिए पूरी प्रोसेस देखते कैसे ऑर्गेनाइजिंग किया जाता है। तो हमारा फर्स्ट स्टेप है आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। आपने जो ऑब्जेक्टिव डिसाइड किया है उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए कौन कौन सी एक्टिविटी करनी होगी वो पहले आपको आइडेंटिफाई करना होगा। फॉर एग्जांपल कि मैं आपको बोलूं कि आपके स्कूल में स्पोर्ट डे रखना है, ठीक है। वैसे तो इस बार तो हमारा सपना ही बन चुका है, लेकिन फिर भी होप फॉर द बेस्ट, हो सकता है दिवाली के बाद हमें चांस मिल जाए। मान लो कि हमारे स्कूल में हमें स्पोर्ट डे रखना है या एनुअल फंक्शन रखना है, तो सीधी बात है पहले तो मुझे आइडेंटिफाई करना होगा कि अगर मुझे एनुअल फंक्शन रखना है तो उस एनुअल फंक्शन को पूरा प्रॉपर कंप्लीट करने के लिए मुझे कौन कौन सी एक्टिविटी करनी होगी। उसके बाद मैं सबको काम दे पाऊंगा ना, ठीक है। मुझे किसी को डेकोरेशन का काम देना है, मुझे किसी को म्यूजिक का काम देना है, मुझे किसी को डांस का काम देना है, वो सब बाद में कर पाऊंगा, लेकिन पहले तो मुझे डिसाइड करना होगा कि एनुअल फंक्शन में मुझे कौन कौन सी एक्टिविटी करनी है, ठीक है। सो इसीलिए यहाँ पर फर्स्ट स्टेप आपको बोला गया है कि आपको क्या करना है, एक्टिविटी को आइडेंटिफाई करना है और डिवीजन ऑफ वर्क करना है। और शायद सबको याद होगा डिवीजन ऑफ वर्क क्या होता है, क्योंकि हमने सेकंड चैप्टर में देख लिया प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क, मे बी किसी को याद होगा, ओके। सो देखते हैं कि क्या होता है इसमें। The first step in the organizing is identifying and dividing the work as per the plan. जैसे हमने प्लान में डिसाइड किया है वैसे हम एक्टिविटीज को आइडेंटिफाई करेंगे और उसे डिवाइड करेंगे, क्योंकि याद करो हमने पहले प्लान में ही डिसाइड कर लिया था व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन इज टू बी डन, पहले ही हमने सारी चीजें डिसाइड कर ली थी, ठीक है। तो जो हमने पहले डिसाइड की थी सारी चीजें, वैसे ही हमें क्या करना है, एक्टिविटी को डिवाइड करना है, नथिंग मोर देन दैट। The division of work makes sure there is a no duplication of work and there is no burden of work on one person. Okay. तो इस लाइन को समझने से पहले हमें याद करना होगा डिवीजन ऑफ वर्क वाला प्रिंसिपल। किसी को याद है व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क?
डिवीजन ऑफ वर्क, प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। अपनी लैंग्वेज में, बुक की लैंग्वेज में नहीं होगा तो अभी चलेगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ अपनी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करो व्हाट इज डिवीजन ऑफ वर्क, द प्रिंसिपल होता क्या है डिवीजन ऑफ वर्क वाला। ग्रुप में तो वर्क डिवाइड करना, क्वालिफिकेशंस के आधार पर बेच दे। ओके ठीक है, थैंक यू। चलो 2-3 आंसर तो आए। सिंपल जो हमारा के पास बहुत सारे काम होते हैं उसे छोटे छोटे पार्ट में हम डिवाइड कर देते हैं और वही काम ऐसे लोगों को हम असाइन करते हैं जिसकी स्पेशलिटी हो, जिसके पास स्किल हो, वो काम उसे असाइन करते हैं, तो उसे बोला जाता है प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। तो यहाँ पर भी यही कहा गया है कि आप क्या करो, अगर ये जो डिवीजन ऑफ वर्क वाला प्रिंसिपल यूज करते हो तो कोई भी काम में डुप्लीकेशन नहीं होगा, यानी कि एक काम 2 बार नहीं हो जाएगा, क्योंकि हमने सबके लिए एक अलग वर्क रखा होगा। एंड देयर इज नो वर्क बर्डन ऑफ वर्क ऑन वन पर्सन, और एक पर्सन के ऊपर बर्डन भी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि सभी लोगों को उन लोगों की स्किल, उन लोगों की कैपेसिटी देखकर काम दिया गया है और पूरा वर्क बहुत सारे लोगों के बीच में डिवाइड हो चुका है। इट मीन्स कि किसी एक पर्सन के ऊपर बहुत ज्यादा बर्डन नहीं आएगा। ओके, तो आपकी अगर स्कूल का एग्जांपल लेना चाहो तो वो भी आप एग्जांपल दे सकते हो। क्यों? क्योंकि आप देखो स्कूल में एक ही सर को सभी सब्जेक्ट नहीं दिए गए हैं, सभी सर को उन लोगों की स्पेशलिटी, उन लोगों की स्किल देखकर सब्जेक्ट दिया गया है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि एक सर के ऊपर सारा बर्डन नहीं आता है, सभी के ऊपर थोड़ा थोड़ा बर्डन डिवाइड किया जाता है। So work can be shared among the employees. The manager divides the work into a smaller unit and each unit of work is called a job. तो मैनेजर यहाँ पर क्या करता है, जितने भी वर्क होते हैं उसे छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देता है और उस छोटे छोटे पार्ट को यहाँ पर बोला जाता है जॉब, और वही जॉब एम्प्लॉइज को हमें क्या करना है, असाइन करना है। ओके, तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेप आपका खत्म हुआ, और फर्स्ट स्टेप क्या था, बहुत ही सिंपल। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्टिविटीज को आइडेंटिफाई करो एज पर योर प्लान, जैसे आपने प्लान में डिसाइड किया था वैसे एक्टिविटीज को आइडेंटिफाई करो। जैसे ही एक्टिविटी को आइडेंटिफाई कर लेते हो उसका डिवीजन ऑफ वर्क कर लो, यानी कि आप मेक श्योर होनी चाहिए कि जो भी वर्क असाइन किया जाए वो डिवीजन ऑफ वर्क वाले प्रिंसिपल को फॉलो करने के बाद किया जाए, जिससे बेनिफिट क्या होगा, ना तो कोई डुप्लीकेशन ऑफ वर्क होगा और ना ही किसी एक एम्प्लॉय के ऊपर वर्क बर्डन आ जाएगा। ओके, आगे देखते हैं। ठीक है, आप एग्जांपल कोई भी ले सकते हैं, जैसे मैंने आपके स्कूल का एग्जांपल दिया, आप दे सकते हैं। इट विल बी परफेक्ट आंसर, कोई उसे रॉन्ग नहीं बोल सकता। सो ये वो आपका फर्स्ट स्टेप ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। सेकंड स्टेप आपका है वो है ग्रुपिंग द जॉब्स एंड डिपार्टमेंटलाइजेशन। व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? ग्रुपिंग द जॉब्स एंड डिपार्टमेंटलाइजेशन। तो ऊपर के स्टेप में तो सिर्फ आपने एक्टिविटीज को आइडेंटिफाई किया, अब वो सारी एक्टिविटीज का जो आपने लिस्ट बनाया है ना, उस लिस्ट को हमें ग्रुप बनाना है। जैसे आपकी क्लास में कई बार किया जाता है ना कि मान लो कि आपकी क्लास में 40 स्टूडेंट्स है, तो हम क्या करते हैं, पहले आइडेंटिफाई करते हैं कितने स्टूडेंट्स हैं, तो हो गया 40। अब हम क्या करेंगे, उस 40 स्टूडेंट्स के क्लास में से 5 स्टूडेंट्स का ग्रुप बनाएंगे, 6 स्टूडेंट्स का या 5 या 4 का जो भी बनाए। ठीक है, ताकि हम एक ग्रुप को स्पेसिफिक वर्क दे पाए और सबकी सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक हो। सिंपल यहाँ पर भी वही करना है। देखो, आफ्टर डिवाइडिंग द वर्क इन द स्मॉलर जॉब्स, रिलेटेड एंड द सिमिलर जॉब्स आर ग्रुप टुगेदर एंड पुट अंडर वन डिपार्टमेंट। तो जो सारे सिमिलर एक्टिविटीज वाली जो एक्टिविटी होंगी उन सबका हम एक ग्रुप बनाएंगे, और ग्रुप बनाने के बाद उसे एक डिपार्टमेंट में, स्पेसिफिक डिपार्टमेंट में हम उसे डाल देंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने ऐसे एक्टिविटीज आइडेंटिफाई की है जो प्रोडक्शन से रिलेटेड एक्टिविटीज है, ठीक है, तो सारी एक्टिविटीज का हम ग्रुप बनाएंगे और वो ग्रुप को हम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंडर में डाल देंगे। तो उसे बोला जाता है ग्रुपिंग द एक्टिविटीज। ओके, द डिपार्टमेंटलाइजेशन और द ग्रुपिंग ऑफ जॉब्स कैन बी डन बाय द ऑर्गेनाइजेशंस इन डिफरेंट वेज, बट द मोस्ट कॉमन 2 वेज आर। ओके, सो ग्रुपिंग करने की, डिपार्टमेंटलाइजेशन करने के बहुत सारे मेथड्स है अवेलेबल, लेकिन हमें सीखनी है सिर्फ 2 मेथड कि किस तरह से डिपार्टमेंटलाइजेशन किया जाता है, किस तरह से ग्रुपिंग किया जाता है। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास 2 मेथड्स हैं। फर्स्ट मेथड जो है वो है फंक्शनल डिपार्टमेंटलाइजेशन एंड सेकंड हमारे पास है डिविजनल डिपार्टमेंटलाइजेशन।
हम दोनों में डिफरेंट क्या है, दोनों मेथड है क्या, वो हम समझने जा रहे हैं। फंक्शनल डिपार्टमेंटलाइजेशन यानी क्या, सिंपल, हम काम के बेस पे, वर्क के बेस पे हम ग्रुप बनाएंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले समझाया कि अगर सारी जो एक्टिविटी प्रोडक्शन से रिलेटेड है तो प्रोडक्शन से रिलेटेड एक्टिविटीज का हम ग्रुप बनाएंगे और उसका एक डिपार्टमेंट बना देंगे, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। तो उसे बोला जाता है फंक्शनल डिपार्टमेंटेशन। आई रिपीट, उसे क्या बोला जाता है, फंक्शनल डिपार्टमेंटेशन, जहां पर क्या किया जाता है, जो सिमिलर एक्टिविटीज है उनका ग्रुप बनाया जाता है और उसका ही एक क्या बना देते हैं, अलग से हम डिपार्टमेंट बना देते हैं। ओके, सो अंदर क्या लिखा है, under this method jobs are related to common functions are grouped under one department। यानी कि सिमिलर जो एक्टिविटीज होगी, सिमिलर जो काम होंगे उसका एक ग्रुप बना देंगे और इसे एक डिपार्टमेंट के अंदर डाल देंगे। Example, all the jobs related to production are grouped under the production department, jobs related to sales are grouped under the sales department and so on। अब सेल्स से जुड़ी हुई एक्टिविटीज को हम सेल्स डिपार्टमेंट में डाल देंगे, मार्केटिंग से जुड़ी हुई एक्टिविटी को हम मार्केटिंग डिपार्टमेंट में डाल देंगे। तो इसे बोला जाता है फंक्शनल डिपार्टमेंटलाइजेशन, जो कि आपके लिए बहुत बहुत इजी है एक्सप्लेन करना। अब जो हमारे पास सेकंड टाइप है वो है डिविजनल डिपार्टमेंटेशन। यहाँ पर हम काम पे बेस पे नहीं, लेकिन डिवीजन के बेस पे हम डिपार्टमेंट बनाते हैं। अब वो कैसे किया जाता है, सिंपल सी बात है, नई बात तो है नहीं हमारे लिए। When organization is producing more than one type of products, then they prefer a divisional departmentation। अब मैं आपको एग्जांपल दूं, फॉर एग्जांपल छोटा सा एग्जांपल, कि आपकी स्कूल है, आपके स्कूल में प्री प्राइमरी भी चल रही है, आपकी स्कूल में प्राइमरी एजुकेशन भी चल रहे हैं, आपके स्कूल में सेकेंडरी एजुकेशन भी चल रहा है, आपके स्कूल में हायर सेकेंडरी भी चल रहा है और हायर सेकेंडरी में भी 2 डिवीजन चल रहे हैं, एक कॉमर्स एक दूसरा साइंस। तो आप क्या करोगे, जो अलग अलग डिवीजन है उस डिवीजन वाइज एक्टिविटीज को ग्रुप बनाओगे, अलग अलग डिपार्टमेंट बनाओगे। फॉर एग्जांपल, प्री प्राइमरी की एक्टिविटीज, प्राइमरी की एक्टिविटीज, सेकेंडरी की एक्टिविटीज, हायर सेकेंडरी की एक्टिविटीज, उसमें भी कॉमर्स की एक्टिविटीज, साइंस की एक्टिविटीज। तो यहाँ पर आप जो एक्टिविटीज को डिपार्टमेंट में कैसे डिवाइड करोगे, डिवीजन वाइज। यहाँ पर आप काम के बेस पे नहीं, लेकिन डिवीजन के बेस पे क्या करोगे, डिपार्टमेंटलाइजेशन। प्री प्राइमरी एक्टिविटी का एक डिवीजन अलग, डिपार्टमेंट अलग, प्राइमरी का एक डिपार्टमेंट अलग, सेकेंडरी का डिपार्टमेंट अलग, कॉमर्स का डिपार्टमेंट अलग और साइंस का डिपार्टमेंट अलग। ठीक है, सो इसे बोला जाता है डिविजनल डिपार्टमेंटेशन। और आप यही एग्जाम्पल आपकी बुक में, आपके एग्जाम में लिख सकते हैं। यहाँ पर जो भी एग्जाम्पल लिखा है उससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर एक एग्जाम्पल ऐसा लिखा है कि मान लो कोई कंपनी है जो कॉस्मेटिक भी बनाती है, टेक्सटाइल के प्रोडक्ट भी बनाती है, मेडिसिन भी बनाती है। तो यहाँ पर जो डिपार्टमेंटेशन होगा वो किस तरह से होगा, कॉस्मेटिक डिपार्टमेंट की एक्टिविटी अलग, टेक्सटाइल डिपार्टमेंट की एक्टिविटी अलग और मेडिसिन डिपार्टमेंट की एक्टिविटी अलग। ठीक है, तो इसे बोला जाता है डिविजनल डिपार्टमेंटेशन। So your first step was identify and division of work. Your second step is grouping the jobs and departmentalizations. There are 2 ways of departmentalizations. First one is the functional departmentation. Second one is the divisional departmentation. What is functional departmentation? So simple. Departmentation are based on the common activities or function based. We can say that departmentation is called functional departmentation, जहां पर एक्टिविटी के बेस पे डिपार्टमेंटेशन किया जाता है। और डिविजनल डिपार्टमेंटेशन हम किसे बोलेंगे, तो जहां पर आप एक डिवीजन की एक्टिविटी आइडेंटिफाई करके डिवीजन वाइज डिपार्टमेंट अलग अलग बनाते हैं, उसे बोला जाता है डिविजनल डिपार्टमेंटेशन। फॉर एग्जांपल, आपका स्कूल का एग्जांपल आपके लिए बहुत ही बेस्ट है। प्री प्राइमरी का डिपार्टमेंट अलग से, फिर प्राइमरी का, फिर सेकेंडरी का, फिर कॉमर्स का, फिर साइंस का। ठीक है, so we have completed 2 steps of organizing. What is the third step of organizing process? And the third step is the assignment of duties. चलो, आपने एक्टिविटीज को आइडेंटिफाई भी कर दिया, आपने उसे अलग अलग डिपार्टमेंट में डिवाइड भी कर दिया। अब आप क्या करोगे, ड्यूटीज असाइन करोगे। जो एम्प्लॉइज जिस डिपार्टमेंट में काम करता होगा उस एम्प्लॉइज की स्किल देखकर आप उसे ड्यूटीज असाइन करोगे। ठीक है, वो होगा आपका थर्ड स्टेप। बहुत ही इजी है, इसे रट्टा लगाने की ट्राई मत करना, दिमाग से सोचकर एक्सप्लेन करना।
सोचना कि इस प्लेस पे अगर मैं होता तो मैं ऑर्गेनाइजिंग कैसे करता, आपको इजीली आंसर याद रहेगा। ओके, सो थर्ड स्टेप में आप क्या करोगे यहाँ पर कि after dividing the organizations into specialized departments, each individual working in different department is assigned a duty matching to his skill and qualifications. तो जैसे आपने क्या किया है, अलग अलग लोगों को अलग अलग डिपार्टमेंट में काम करने के लिए भेज दिया है, पोजीशन असाइन कर दिया है, उसके बाद उसे क्या दो आप ड्यूटीज असाइन करो। लेकिन ड्यूटी कैसे असाइन करो, तो उन लोगों की स्किल और उन लोगों की क्वालिफिकेशन देखकर उसे क्या करो, ड्यूटी असाइन करो। ऐसे ही आपको ड्यूटीज वो असाइन नहीं कर देनी है, आपको पहले स्किल और क्वालिफिकेशन देखना है, उसके बाद आप उसे क्या करो, ड्यूटीज असाइन करो। The work is assigned according to the ability of individuals। जैसे हमने बोला कि हमें एबिलिटी देखनी है पर्सन की, उसके बाद हमें ड्यूटीज असाइन करनी है। फॉर एग्जांपल अगर मान लो कि आपकी स्कूल में जो आपका इंग्लिश टीचर आया है उसकी क्वालिफिकेशन एमए है, एमए बीएड है, बीए बीएड है, एमकॉम बीएड है, तो सीधी सी बात है आपको उसे इंग्लिश सब्जेक्ट देना चाहिए। अगर आप उसे स्टेटिस्टिक्स या अकाउंट्स दे देते या फिर इकोनॉमिक्स दे देते हो तो शायद वो प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा। तो हमें वर्क कैसे असाइन करना है, सामने वाले पर्सन की स्किल, क्वालिफिकेशन एंड एबिलिटी देखकर असाइन करना है, ठीक है। सो एम्प्लॉइज आर असाइन ड्यूटीज बाय द गिविंग देम अ डॉक्यूमेंट कॉल्ड अ जॉब डिस्क्रिप्शन। तो हम जिस एम्प्लॉय को जो भी ड्यूटीज देना चाहते हैं डायरेक्टली हम उसे ओरली नहीं बोलेंगे, उसे एक जॉब डिस्क्रिप्शन लेटर देंगे, उसमें सब कुछ लिखा होगा कि आपका रोल क्या होगा, आपकी ड्यूटीज क्या होगी, आपको कौन सा काम करना है, कितने टाइम में करना है, वो सारी चीज उस जॉब डिस्क्रिप्शन लेटर में लिखी होगी, ठीक है। दिस डॉक्यूमेंट क्लियरली डिफाइंस द कंटेंट्स एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटीज रिलेटेड टू द जॉब। जैसे मैंने आपको बताया कि इस लेटर में लिखा होगा इस एम्प्लॉय की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, उसे क्या काम करना होगा, ये सारी चीजें लिखी होगी। और जो लास्ट स्टेप हमें फॉलो करना है, लास्ट स्टेप जो परफॉर्म करना है वो है एस्टैब्लिशिंग अ रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, यानी कि हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वो, कौन किसको रिस्पॉन्सिबल होगा, किसकी क्या अथॉरिटी होगी, कौन किससे आंसर देगा, कौन सुपीरियर होगा, कौन सुपरिटेंडेंट कौन क्या होगा, सबऑर्डिनेट होगा, ठीक है। वो सारी रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना है, यानी उसे बोला जाता है एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। अब इस स्टेप में क्या किया जाता है, बहुत ही सीधी सी बात है, यहाँ पर बहुत लंबा लंबा एक्सप्लेनेशन लिखा है, हम अगर छोटा सा एक्सप्लेनेशन भी लिखेंगे ना तो भी चलेगा। अब हम क्या एक्सप्लेन करेंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आफ्टर ग्रुपिंग द एक्टिविटीज इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स द एम्प्लॉइज हैव टू परफॉर्म द जॉब एंड टू परफॉर्म द जॉब एवरी इंडिविजुअल नीड्स सम अथॉरिटी। देखो ये आगे भी आ चुका है कि किसी भी पर्सन को अगर हम काम देते हैं, किसी चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं, तो साथ में हमें उसे अथॉरिटी भी देनी होगी। क्यों? क्योंकि अथॉरिटी के बिना वो रिस्पॉन्सिबिलिटी शायद प्रॉपरली फुलफिल नहीं कर पाएगा, उसे जो काम दिया गया वो शायद वो टाइम पे खत्म नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि उसके पास भी थोड़ी सी अथॉरिटी होनी चाहिए डिसीजन लेने की। अगर वो सारा डिसीजन ऊपर वाले को पूछ कर ही लेगा, ऊपर वाले यानी भगवान नहीं, सिंपल ऑफिसर ऊपर, ठीक है, मैनेजर या सब कुछ, अगर वो बात बात पे मैनेजर को सारी चीजें पूछने जाएगा तो टाइम वेस्ट होगा और टाइम पे काम खत्म नहीं होगा, ठीक है। तो अथॉरिटी के साथ हमें साथ में सॉरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ उसे थोड़ी सी क्या देनी होगी, अथॉरिटी देनी होगी। So in the fourth step of organizing process, all the individuals are assigned some authority matching to the job they have to perform. तो फोर्थ स्टेप में यही किया जाता है कि हमने जिसे जो जॉब असाइन की है उसके साथ उसे हम थोड़ी सी अथॉरिटी देंगे जिससे वो अपना काम खत्म कर पाए। The assignment of the authority result in the creation of superior and subordinate relationship and the question of who reports to whom is clarified. तो जैसे ही हम किसी पर्सन को अथॉरिटी दे देते हैं, एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन हमें मिल जाएगा, और वो क्वेश्चन कौन सा, वो रिपोर्ट्स टू हुम, वो क्लियर हो जाएगा कि कौन किसे रिपोर्ट देगा, कौन किसे आंसर देगा, वो क्वेश्चन का आंसर अब क्लियर हो जाएगा। क्यों? यहाँ पर सबको क्लियर हो जाएगा कि किसकी क्या अथॉरिटी है, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर मिल जाएगा हमें कि जैसे हम किसी पर्सन को अथॉरिटी असाइन करते हैं, दिस क्वेश्चन विल बी क्लियर। आगे क्या होगा देखो, द इंडिविजुअल ऑफ हायर अथॉरिटी बिकम्स द सुपीरियर एंड विद द लेस अथॉरिटी बिकम्स द सबऑर्डिनेट। अब तो क्लियर बात है कि जिसके पास ज्यादा अथॉरिटी होगी वो सुपीरियर होगा, और जिसके पास कम अथॉरिटी होगी वो सीधी बात है सबऑर्डिनेट होगा।
मान लो कि मैं सुपरवाइजर हूँ स्कूल का, तो मुझे हायर अथॉरिटी दी गई होगी, तो इसका मतलब मैं सुपीरियर कहलाऊंगा। अगर कोई टीचर है तो उसके पास कम अथॉरिटी होगी, तो वो मेरा होगा सबऑर्डिनेट। ठीक है, अगर आपने नोटिस किया तो मैं एक ही एग्जांपल पे कंटिन्यू चल रहा हूँ। मैंने स्कूल का एग्जांपल स्टार्ट किया तो लास्ट में स्कूल का एग्जांपल ही मैं लेकर चल रहा हूँ। तो आपको भी एग्जाम में अगर एक क्वेश्चन एक्सप्लेन करना है तो आपको भी ऐसा ही करना है कि किसी एक एग्जांपल को पकड़ लो, बाद में जब तक वो क्वेश्चन का आंसर खत्म नहीं होता उसी के ऊपर चले जाओ, तो आपका आंसर प्रॉपरली आप डिफाइन कर पाओ। ओके, अब इतना भी लिखोगे ना तो इनफ है। आगे लिखा है वो आपके किसी काम का नहीं है। वैसे भी सीधी बात है, जिसके पास ज्यादा अथॉरिटी होगी वो टॉप लेवल में होगा, जिसके पास उससे कम अथॉरिटी होगी वो मिडिल लेवल में होगा, और उससे भी कम अथॉरिटी होगी वो लोअर लेवल मैनेजमेंट में होगा। सिर्फ आपको इतना एक्सप्लेन करना है। So this process is finished here। आपको इससे आगे कुछ भी नहीं लिखना है, और शायद ये बहुत बहुत ही इजी प्रोसेस है। आप जब कल आओ तो आपको सिर्फ इतना ही करके आना है। और क्या करके आना है, सिंपल